डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री यहां पर समाप्त हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए हमारे हाथ में ये एनसीईआरटी की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है हमारे अतीत आवर पास्ट। तो ये टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसका जो चैप्टर 2 है वह शुरू है और चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चैप्टर 2 जो है, आइए उसको हम शुरू करने जा रहे हैं बिना कोई विलंब किए। चैप्टर 2 का नाम है, देखिए, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। नाम है कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यही इसका नाम हिंदी में दिया गया है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी इसमें हम एक यात्रा का वर्णन करेंगे कि मानव जो है किस तरीके से गैदरिंग से ग्रोइंग फूड की तक पहुंचा। मानव का जो जीवन है वह कैसे गैदरिंग मतलब कि वो गैदर करता था। क्या गैदर करता था? तो खाद्य संग्रह। वो बनों से, तालाबों से, झरनों से वो अपना खाद्य संग्रह, फूड सामग्री या भोजन संग्रह करता था और आखेट भी करता था, हंटिंग भी करता था बनों में। पशुओं की, पक्षियों की, मछलियों को भी वो तालाबों से निकालता था या नदियों से और उससे अपना भोजन करता था और अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करता था। तो इसी में हम चर्चा करेंगे कि मानव का जो जीवन, जो आखेट यानी हंटिंग या शिकारी का जो काम है और इसके साथ ही साथ जो खाद्य संग्रह का काम है, गैदरिंग का काम है, ये दोनों काम का जो मानव अपनी यात्रा शुरू किया और कैसे वह आपके यहाँ पर भोजन उत्पादन तक पहुंचा। भोजन का उत्पादन कब होगा? जबकि कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगा, कल्टीवेशन होगा। तो यहाँ पर हम उस यात्रा की चर्चा करेंगे जो गैदरिंग से यानी आखेट और खाद्य संग्रह से शुरू होकर और ग्रोइंग फूड यानी भोजन उत्पादन तक पहुंच रही है। आइए टॉपिक को हम शुरू करेंगे और हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम इसमें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन प्रत्येक सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, प्रत्येक वाक्य को पढ़ूंगा। फिर भी अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है बुक की तो उस चैप्टर को आप अपने पास रख लीजिए, पेन और पेपर भी ले लीजिए। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो इसका आप अपने मोबाइल से इस चैप्टर को आप देखिए और अगर वो भी नहीं है तो आप ध्यान लगा के सुनिए। मैं एक भी शब्द इसमें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें जरूरत होगी तो कुछ मैं एक्स्ट्रा इसमें बताऊंगा जो आपके काम का चीज है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी यह भी किसी एक कहानी से शुरू कर रही है और कहानी क्या है कि तुषार की रेल यात्रा। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, तुषार की रेल यात्रा। तुषार एक लड़का का नाम है और तुषार की रेल यात्रा। तो रेल यात्रा, तुषार जो है रेल यात्रा कर रहा है। अब सबसे पहले तुषार की रेल यात्रा, शब्द आया रेल यात्रा, यानी रेल से, ट्रेन से वो अपना जर्नी तुषार नामक लड़का कर रहा है। तो एक रेल शब्द आया है, इस पुस्तक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं ये आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि रेल जो है वह भारत में कब शुरू हुआ, क्योंकि इसमें इसकी चर्चा आ रही है। तो पहले इस पर हम समझ लें कि भारत में जो सबसे पहला या सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वह डेट है 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और अंग्रेजों का हमारे देश पर शासन था। तो उन्हीं अंग्रेजों के या ब्रिटिश शासन काल में 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल
1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में शुरू हुई थी। कहां शुरू हुई थी? तो देखिए, यह मुंबई, उस समय बम्बे कहा जाता था या बंबई कहा जाता था, तो बंबई का एक जगह है बोरी बंदर, तो बंबई के बोरी बंदर से या मुंबई से, आज का मुंबई से यह शुरू हुई थी। और कहां तक गई थी? ये थाने तक गई थी। ये कितनी दूरी है? यह 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की यात्रा पहली बार जो हमारे यहाँ ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देख लीजिए कि ये जो ट्रेन चली थी, इसकी जो यात्रा का जो उसमें समय लगा था यात्रा में, वह 1 घंटा 10 मिनट लगा था। यानी कि 3:35 पर ट्रेन चली थी और 4:45 में यहाँ पहुंची थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और इसमें उसमें जो ट्रेन चली थी तो बहुत ज्यादा उसमें डिब्बे नहीं थे, मात्र 14 डिब्बे थे, 14 उसमें जो डिब्बे गाड़ी ट्रेन की लगी हुई थी। और 3 इंजन से यह ट्रेन संचालित हो रही थी। 3 इंजन थे उसमें। उन इंजन का नाम है साहिब, सुल्तान और सिंध। 3 इंजन है, साहिब, सुल्तान और सिंध। 3 इंजन से ये ट्रेन चली थी और ये 34 किलोमीटर की यात्रा थी। ट्रेन में 400 लोग यात्री बैठे हुए थे। बहुत लोगों में उत्साह था। और जब ट्रेन चली तो तोप की सलामी दी गई थी, 21 तोपों की सलामी। और बहुत वहाँ पर हजारों की या बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर थे और ताली बजा के इस ट्रेन को आपको रवाना कराए थे, क्योंकि ये बहुत क्रांतिकारी काम है। आज देख रहे हैं कि भारत में रेलवे का नेटवर्क है और यात्रा कितना आसान हो गया है, लेकिन जब पहली बार चली होगी तो लोगों में कितना उत्साह रहा होगा। इन लोगों की तालियों से पता चलता है कि बहुत उत्साह के साथ पहली ट्रेन आपको 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की यात्रा की थी मुंबई से थाने के बीच में। और देखिए, ये भारत का नक्शा है और भारत का नक्शा में देख लीजिए, ये देखिए, ये मुंबई है और ठीक इसके बगल में थाने है। देखिए, मैं वहां पॉइंट लगा दिया हूँ। देखिए, ये मुंबई है, देख लीजिए मुंबई, और ये जस्ट यही बगल में थाने है। यह मात्र 34 किलोमीटर, देखिए मुंबई टू थाने, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ से पहली ट्रेन चली थी। तो चलिए, एक तो आपने एक्स्ट्रा जानकारी पा लिया। अब हम टॉपिक पाते हैं। अब तुषार की रेल यात्रा, मैं इसको पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुषार जो है अपने एक रिश्तेदार माने रिलेटिव की शादी में, मैरिज में दिल्ली से वो चेन्नई जा रहा था। तो आप देख ही रहे कि चेन्नई ये साउथ में, यहाँ पर मद्रास है, उस समय मद्रास कहा जाता था, अभी आज चेन्नई है। और ये दिल्ली है, देखिए बगल में। तो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली भारत की राजधानी है, आपको पता ही है, नई दिल्ली। अब क्या हुआ, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। अरे भाई, आप ट्रेन की यात्रा कीजिए और ट्रेन में अगर आपको विंडो साइड में आपको सीट मिल जाए, खिड़की वाली सीट मिल जाए, तो अब क्या कहना। मनुष्य अपने को बहुत भाग्यशाली या लकी मानता है। और अगर बच्चों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे चलते हैं तो जिद करते हैं कि मैं खिड़की के पास बैठूंगा। और क्यों जिद करते हैं, बैठूंगा या बैठूंगी, और क्यों जिद करते हैं? क्योंकि वहां से उनको बाहर की खिड़की से बाहर की खूबसूरत नजारा को देखने में बहुत आनंद मिलता है। अब क्या हो रहा है, ये आनंद तुषार को भी मिल रहा है। देखिए, तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। जब ट्रेन चलती है तो जो है घर, पेड़ पौधे, खेत खलियान, लगता है कि वो तेजी से पीछे छूट रहे हैं और ट्रेन सरपट आगे भाग रही है। तो ये ऐसा वो तुषार देख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। वो अपने चाचा के साथ जा रहा था, तो चाचा ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। यहाँ पर कंधा है, देखिए, हाथ रखा सोल्जर पर और उसका हाथ रखा। और क्या बोले, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यही चर्चा की है कि तुमको पता है, जिस ट्रेन पर तुम जा रहे हो, मात्र 150 साल पहले ट्रेन से यात्रा शुरू की थी। तो जब किताब लिखी गई थी तो ये 150 साल था। आज आप जोड़ लीजिए कि पहली जो ट्रेन है 16 अप्रैल 1853 को चालू हुई थी। इसी की वो बात कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन है, लोगों ने यह 150 साल पहले
यात्रा शुरू की थी। ठीक है, और देखिए बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। ट्रेन जो है वो 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन बस तो उसके कुछ दशक के बाद शुरू हुई। पहले ट्रेन शुरू हुई, फिर ये बस सेवा शुरू हुई, जो आप बस से भी आप यात्रा करते हैं। इसके बाद रोड से बस चलती है और रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलती है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। अब तुषार के मन में क्वेश्चन आया। बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, सभी के मन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाल मन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसके मन में लगा करी भाई ठीक है, ट्रेन तो 150 साल लगभग पहले चली है, या 1853 में शुरू हुई और उसके बाद बस शुरू हुई, लेकिन अगर जब ट्रेन भी नहीं थी और बस भी नहीं थी तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे। ये उसके मन में ये प्रश्न आया। और अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे, ठीक है ना। उसके मन में आया कि लोग यात्रा नहीं करते थे जब ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, और अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रहकर बिता देते थे। अब इसका आंसर है नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आइए हम इसका चर्चा करते हैं इसी बात को। तो यहाँ पर मैं सब टॉपिक को लिख दिया करूंगा और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए पहला है आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि आरंभिक मानव मतलब कि अर्लियर पीपल जो हैं, ठीक है ना, अर्लियर पीपल जो हैं, कि आरंभिक मानव जो हैं आखिर इधर उधर, आखिर मतलब कि फाइनली, चाहे क्यों या सचमुच, यहाँ पर मतलब है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि एक मन में पॉइंट रहता है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ये यही टॉपिक का क्वेश्चन है और इसको हम लोग इसका जवाब पाने के लिए आगे पढ़ रहे हैं। देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए बहुत बड़ी बात है, 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले। देखिए कितनी शुरू से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि 20 लाख ईयर्स एगो, ठीक है ना। हमें 20 लाख ईयर्स एगो, 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों के बारे में भी हम जानते हैं इस उपमहाद्वीप में। पिछले क्लास में हम उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के बारे में आपसे हम चर्चा किए थे। तो जो साउथ एशिया है उसको हम एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, एक उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह द्वीप से, महाद्वीप से थोड़ा छोटा है लेकिन देशों से तो बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए जो साउथ एशिया है वो उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है। ये चर्चा मैं क्लास चैप्टर 1 में, क्लास 6 के चैप्टर 1 में मैं कर चुका हूं। तो अब यहां पर है कि 20 लाख साल पहले लोगों के बारे में हमें जानकारी है। कैसे जानकारी है तो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही गैदरर है, आखेटक खाद्य संग्राहक। जो 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे वो क्या थे, आखेटक खाद्य संग्राहक। मतलब इनका जो पेशा था वो हंटिंग करते थे, अपने आजीविका के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए वो पशु पक्षियों आदि की ये शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। वन संपदा से, नदियों से, तालाबों से अपने खाद्य पदार्थ, भोजन का संग्रह करते थे। इसीलिए उनको गैदरर कहा गया, या उनको यहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह कहा गया कि उनका पेशा था, आखेट हंटिंग और करते थे। ये वो आदमी कब, उनकी कहानी कब से हम जानते हैं उनके बारे में, 20 लाख साल पहले से हमको जानते हैं। 20 लाख ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। उस समय जो हमारे जो पूर्वज थे, जो मनुष्य थे, वो शिकारी के रूप में थे और अपने खाद्य पदार्थों का वनों से या प्राकृतिक स्थलों से वो
गैदर यानी संग्रह किया करते थे और संग्रह करके वहां से कलेक्ट करते थे और अपना यूज करते थे उसका। अब देखिए, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो आमतौर पर माने जनरली वो अपने भोजन के लिए जो जंगली जानवर होते थे, ठीक है ना, जो जंगली एनिमल होते थे उनका वे शिकार करते थे, मतलब कि हंटिंग करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। वो मछलियां मतलब फिशेस, नदियों से, झरनों से, तालाबों से मछलियां पकड़ते थे और चिड़िया पकड़ते थे। चिड़िया कहीं पकड़ते थे और उनको वो खाते थे। फल फूल, ठीक है ना, फल, मूल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किए करते थे। ये सभी चीज इकट्ठा करते थे और इसको वो अपने उपयोग में लाते थे कि फल का जो मूल है, मतलब जो रूट होता है, और जो फ्रूट है, और जो दाना है उसके सीड्स जो हैं, जो पौधे हैं उनके जो प्लांट हैं, पत्तियां जो है, जैसे हम लोग पत्ती भी आज भी खाते हैं। पालक के साग तो आप लोग सब लोग खाते ही है ना। तो जो भी पालक की साग है, चौराई की साग है, सरसों का साग है, मक्का की रोटी है, सरसों की साग, तो ये पंजाबी भोजन बहुत ही लाजवाब होता है। तो पहले से हम लोग खा रहे हैं। तो ये पौधे, पत्तियां, अंडे, एग्स, ये सब इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। किस लिए गैदर करते थे? बैंक में जमा करने के लिए? नहीं नहीं, इसको अपने उपयोग में लाने के लिए, खाने के लिए इसका इकट्ठा करते थे। अब आइए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण हैं। बस यहीं पर हम आ रहे हैं कि ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग हैं, मतलब ऐसे लोग या ऐसे हमारे पहले के लोग जो, और ये बात हो रही है 20 लाख साल पहले की बात। उस समय लोग मूल रूप से आखेटक थे, यानी हंटर थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, और जंगलों से, आदि जगहों से, प्राकृतिक जगहों से वो अपने भोजन का संग्रह करते थे। इसीलिए उनका नाम ही दे दिया गया, इंग्लिश में गैदरर्स और हिंदी में आखेट खाद्य संग्रह। तो इस समुदाय के जो लोग हैं वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, यात्रा करते थे। क्योंकि तुषार के मन में है कि जब रेल और ट्रेन या ट्रेन या बस नहीं था तो लोग यात्रा नहीं करते थे क्या? नहीं करते थे। तो लोग 20 लाख साल पहले भी के भी लोग हैं, यात्रा करते थे। अब है कि वे यात्रा क्यों करते थे, तो उसके कई कारण हैं और यहां पर आपको हम बताने जा रहे हैं। और यहां पर 4 कारण यहां पर बताया गया है। चारों कारण को देखिए। सबसे पहला कारण, फर्स्ट जो कारण है वो क्या है, देखिए पहला कारण क्या है। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक टिके रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बिल्कुल नेचुरल बात है कि पहला ये कारण है कि अगर एक ही जगह पर रह जाएंगे तो क्या होगा उसका, कि जो भी वहां के उस स्थान के, उस जगह के जो फल फूल हैं या जो जानवर हैं या जो भी खाद्य पदार्थ है उसको लोग खा के समाप्त कर देंगे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो एक पहला कारण हो गया कि भोजन की तलाश में एक जगह पर अगर ज्यादा दिन तक कोई रुक जाएगा तो वहां के खाद्य पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये तो संग्रह करने वाले थे। तो अगर कोई चीज ही नहीं रहेगा तो संग्रह किसका करेंगे? तो फिर ये मजबूरी में, क्योंकि खाद्य पदार्थ इनका समाप्त हो गया, वहां के फल फूल सब, क्योंकि तो खेती करते नहीं थे, तो जो भी फल फूल है वो खा गए, जो भी वहां के जानवर हैं उसका शिकार करके ये खा गए, जो भी मछलियां हैं धीरे धीरे वो उसको समाप्त कर जाते थे। तो अब उस कमी के कारण ये दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण है कि अब तो मनुष्य जाता था, खाद्य संग्रह समाप्त हुआ, इसके कारण दूसरे जगह तलाश में। दूसरा कारण यह है कि जो जानवर हैं, जानवर भी तो अपने शिकार के लिए, ठीक ना, या फिर हिरन और मवेशी चारा करने के लिए, जैसे जानवर हैं जिस जानवर का ही शिकार करते हैं, ठीक है ना, तो जो जानवर दूसरे जानवर को शिकार करते हैं तो उस शिकार के लिए जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। या जो मवेशी है, हिरन जैसा जो मवेशी है, ठीक है, जो कि
चारा खाता है, ठीक है, जंगल की घास फल फूल को खाता है। तो जो समाप्त हो गया तो अपने चारा के लिए, ठीक है ना, अपने खाद्य पदार्थ के लिए वो जानवर भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जब जानवर जाते थे या जानवर का ये शिकार करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, ये आखेटक थे, हंटर थे, तो ये शिकार करते थे। जब जानवर आगे गए थे भी जानवर के पीछे पीछे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो एक दूसरा कारण ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों व पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। एक और बात है, तीसरा कारण कि जो पेड़ों पर जो फल फूल आते हैं वो किसी विशेष मौसम में ही आते हैं। तो इसलिए जिस मौसम में वो फल फूल आते हैं उस मौसम के अनुकूल ये लोग वहां पर चले जाते थे, ठीक है ना। जिस मौसम में आम आते हैं तो अब इनको आम खाना है, तो मैंगो खाना है, तो अगर उस मौसम में जहाँ आम के पेड़ हैं वहां पर ये चले जाते थे। तो एक ही भी कारण है कि पेड़ों पर जो ये फल फूल आते हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे आगे में। और चौथा कारण क्या है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जल ही तो जीवन है ना, वाटर इज लाइफ। तो बिना जल के तो ना मनुष्य रह पाएगा, ना पशु पक्षी रह पाएंगे, और ना पेड़ पौधे बचेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, लेकिन तो जल तो जरूरी है, लेकिन होता क्या था कि पानी मिलेगा कहां से, पानी का सोर्स क्या था उस समय। तो पानी का जो सोर्स था झील था, झरना था, ठीक है ना, या नदियां थी, इसी में पानी मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो अब यहाँ पर दो प्रश्न है। कुछ नदियां जो होती हैं या झील होते हैं उनका तो पानी हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो उन नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है या झील कहा जाता है। मतलब जिन नदियों में पहाड़ों से, जैसे हिमालय से जो जुड़ी हुई नदियां हैं, उसमें प्राय हमेशा पानी रहता है। लेकिन बहुत देखिए, ये जो पेनिनसुला इंडिया है, ये यहाँ की जो नदियां हैं यहाँ पर, तो इनकी पानी बरसात के मौसम में पानी आता है, या बहुत ऐसी नदी है उसमें पानी बरसात के मौसम में ही आता है। तो यहाँ पर पानी सालों भर नहीं रह पाता है, ठीक है। तो जिन नदियों में, कुछ नदियों में तो पानी सालों भर नहीं रह पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते थे। तो एक बात है कि जिन नदियों में पानी हमेशा नहीं रहता है और उन नदियों के किनारे अगर कोई लोग है और वो नदियां या झील या पानी का स्रोत वहां सूख जाता है, तो पानी के तलाश में वो दूसरे जगह जाते थे। तो इस तरह से एक से लेकर आपने 4 कारण यहाँ पर आपने देखा कि लोग पहले जब ट्रेन और बसें नहीं थी तो लोग अपने एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे, ठीक है ना। और यात्रा तभी करते थे, उस समय का भी हमको पता है, 20 लाख साल पहले की बात को भी पता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। तो उसके 4 कारण यहाँ पर बताया गया। दूसरा एक टॉपिक यहाँ पर है, देखिए मैं यहाँ इस टॉपिक को लिख देता हूं कि जो दूसरा टॉपिक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक देखिए, आरंभिक मानव के बारे में, जो अर्लियर पीपल हैं उनके बारे में, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कैसे मिलती है। नहीं, देखिए कितनी स्वाभाविक बात हो रही है। पहला तो हमने ये चर्चा किया कि भाई तुषार के मन में आया कि पहले लोग जब ये यात्रा या आवागमन करने के लिए ट्रांसपोर्ट के कोई साधन नहीं थे तो लोग यात्रा करते थे कि नहीं, तो करते थे। और हमें कब का पता है, तो हमें 20 लाख साल पहले की बात पता है, ठीक है ना। तो हमें पता है और वो लोग यात्रा करते थे। वो लोग यात्रा क्यों करते थे, उसके 4 कारण बताए गए। चारों कारण हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस किए। अब एक सवाल आ गया कि ये जो बात हो रही है ये 20 लाख साल पहले की बात हो रही है, 20 लाख ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो 20 लाख साल पहले
कि मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। बहुत स्वाभाविक बात है भाई, तो आजकल की बात नहीं है, 100-200 साल 500 साल की बात नहीं है, 1000 साल की बात नहीं है, 20 लाख साल पहले, ठीक है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 लाख साल पहले की भी हम लोग जानकारी रखे हैं। आखिर उस समय के जो प्रारंभिक मानव थे, जो अर्लियर पीपल थे, उनके बारे में हम कैसे जानते हैं और किस आधार पर उनकी जानकारी मिलती है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। तो देखिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, देखिए पुरातत्वविदों, पुरातत्वविद का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनको कुछ ऐसी वस्तुएं या थिंग्स मिले हैं, ठीक है ना, जिनका कि वो लोग आखेट के लिए, आखेट मतलब हंटिंग के लिए या खाद्य संग्रह के लिए, ठीक ना, और गैदरिंग के लिए, भोजन को गैदर करने के लिए वो लोग उसका उपयोग करते थे। तो एक उनको ऐसे हथियार मिले हैं, ऐसे उनको टूल्स मिले हैं, ठीक है ना। तो एक बात है, और उस टूल्स से उन पता लगाते हैं। संभव है कि लोगों ने अपने कामों के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं, और इसलिए संभव है कुछ समय जो लोग हैं अपने हथियार के लिए, जो उनके हथियार थे, जो उनके टूल्स थे, ठीक है ना, वो टूल्स के काम क्या था कि शिकार करने के उपयोग में लाते थे, हंटिंग के उपयोग में लाते थे, या खाद्य संग्रह के उपयोग में लाते थे, भोजन को गैदर करने के उपयोग में लाते थे। और इसके लिए वे लोग पत्थर के या लकड़ी के या हड्डियों के औजार वो लोग बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो और सब जो हथियार हैं जैसे लकड़ी, तो वो तो समाप्त होने वाला है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हड्डियां भी प्राय डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बच भी जाती हैं। लेकिन पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, कुछ औजार का उपयोग क्या होता था कि फल फूल को काटा जाता था, ठीक है ना। साथ ही साथ हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो कुछ हथियार जो होते थे उससे वो लोग क्या करते थे कि फल फूल को काटते थे। काट आज भी जाते हैं तो लोग फल फूल काटने के लिए हथियार, हंसुआ आदि, सिकल्स आदि का लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हथियारों का उपयोग वो लोग लकड़ियों और हड्डियों के नहीं, देखिए फिर उसका वो लोग क्या करते थे कि हड्डियां और मांस काटने के लिए भी, ठीक है ना, जानवरों की हड्डियों को भी काटते थे और काटकर हड्डियों से हथियार बनाते थे, और जानवरों की मांस को भी काटते थे, खाने आदि के लिए खाते थे वो लोग। और पेड़ों की छाल को भी, जो पेड़ के जो छाल होते हैं, बार्क उसको कहा जाता है, तो पेड़ों की जो छाल है या बार्क है उसको भी वो लोग उतारने के लिए उस पेड़ से, उसके पेड़ के स्टेम से वो लोग इन हथियारों का प्रयोग करते थे। या जानवरों की खाल उतारने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। जानवर के जो खाल होते थे, जो ऊपर के चमड़े होते थे, उसको भी वो लोग इन हथियारों के उपयोग से उतारते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्या हुआ कि कुछ लोग क्या करते थे कि हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे। हड्डी के या लकड़ी के मूठ लगाते थे पकड़ने के लिए। जैसे देख लीजिए, अभी ये मान लीजिए एक हथियार बन रहा है, तो ये आपका लकड़ी है, आप अब यहाँ पर अभी अगर पत्थर का है तो यहाँ पर ये पकड़ने के लिए ये मूठ बनाते थे, मतलब उसको पकड़ा जाता था ग्रैप्स के लिए उस पर या तो लकड़ी का या हड्डी का ग्रैप्स बनाते थे, मूठ बनाते थे, और उससे उसको पकड़ते थे, ठीक है। इसी के साथ साथ देख लीजिए कि आगे इसमें बता रहा है कि कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ ऐसे भी औजार थे जिससे वो लोग लकड़ी को काटते थे, ठीक है ना। आज भी देखिए आरी ओरी मिलता है तो हम लोग लकड़ी काटते हैं। तो जब वो मेटल नहीं था तो वो लोग ऐसे हथियार ये लोग हड्डी से बनाते थे या ये पत्थर से बनाते थे, तो लकड़ी काटने के उपयोग में भी लाते थे। साथ ही साथ लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। आपके मन में ये सामान्य क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये लोग लकड़ी का उपयोग क्या करते थे। तो लकड़ी का उपयोग ये लोग जलावन के लिए करते थे, ईंधन के लिए। तो कुछ समय तो भाई एलपीजी गैस तो मिलता नहीं था, नहीं उस समय हीटर भी नहीं था, तो वो लोग लकड़ी का उपयोग जलावन के लिए, ठीक ना, वो जलाते थे। जलावन से वो लोग अपनी ठंडी से भी बचाव करते थे, उनको प्रकाश भी मिलता था। जंगली जानवर को भगाने के लिए भी, हाथी वगैरह देखकर भाग जाती थी जंगली
साथ ही साथ ठंडक से बचने के लिए और अपने भोजन को पकाने के लिए भी उपयोग करते थे। तो ईंधन के रूप में करते थे लकड़ी का उपयोग। साथ ही साथ झोपड़ी बनाने के लिए वो लोग जब कॉटेज बनाने लगे, अपना झोपड़ी बनाने लगे, तो उसमें भी लकड़ी का उपयोग होता था और औजार बनाने में भी उसका उपयोग करते थे। देखिए आपके किताब में ये कुछ चित्र दिया है, आप लोग बुक्स को तो आप देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चित्र दिया है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। और देखिए बता रहा है कि पत्थर के औजारों का उपयोग, ये देखिए बाएं में, देखिए ये पत्थर का औजार है, देखिए बाएं में। और इसका क्या उपयोग होते करते थे, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। मतलब ये जो इस तरह के जो नुकीले जो पत्थर का औजार बनाए गए हैं, तो इंसान के जो खाने योग्य जो आपके पौधे हैं, ठीक है ना, उसके जड़ को खोदते थे। जड़ मतलब रूट को, क्योंकि बहुत पौधों का हम रूट को खाते हैं, ठीक है ना। तो आप रूट तो बहुत चीजों को आप याद कर सकते हैं, ओनियन है, मूली है, या बहुत ऐसे पौधे हैं जिनका कि जमीन के अंदर उसका रूट होता है, तो उसको निकाल कर, और हम लोग ओल वगैरह भी है तो हम लोग खाते हैं, तो उस जड़ों को खोद कर निकालते थे। पोटैटो है, आलू भी है, होता है, तो उसको खुदाई जमीन को डिगिंग करके तब निकालते हैं, तो उसके रूट को हम खाते हैं। और क्या है, दाएं में देखिए ये औजार है, दाएं, ये क्या है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया था। कुछ ऐसे औजार वो लोग बनाए हैं कि जो जानवर के जो खाल निकालते थे, ऊपरी जो चमड़ी निकालते थे, उसको लोग सिलते थे और सिलाई करके भी अपने वस्त्र आदि के उपयोग में ये लाते थे। तो आज इतना ही हुआ, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें रहने की जगह निर्धारित करना मैं बताऊंगा, मैप वगैरह है और उसको। तो आज ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसको कल आपको मिलेगा, और इसको आप कंटिन्यूअस देखते रहिए। पार्ट 1 बन चुका है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इसको आप रेगुलर पढ़िए। ये बहुत ही काम का है। जो बच्चे, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए उपयोगी तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, या छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ठीक है, उस सभी में ये काम के हैं, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत ही मन लगा कि इसको पढ़िए। मैं कोशिश करता हूं कि हर बात को समझाऊं, साथ ही साथ जब जरूरत होगी तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको दूंगा। जैसे मैंने रेल के बारे में बताया, तो ये जितना फैक्ट में बताया है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, और नोट करके एक नोट्स बनाते जाइए, इसके लिए पढ़िए। अभी तक आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसका लाभ मिले, और इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।